जैसे ही आपने मुंह खोला आपको गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग ये वो कुछ भी साबित, क्योंकि एक तरफ बोला गया कि सेना को खुली छूट है और दूसरे दिन बाद सेना का हाथ पकड़ लिया। अब ये झुकेगा साला। अब मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, कानों में लटके हुए झुमके झमझमा रहे हैं। तो टॉयलेट पेपर में बाथरूम में उसके अंदर भी फोटो चिपका देंगे क्या है। तो आज भाइयों बहनों में थोड़ा सा आंसू ही बहाऊंगा। तो मित्रता और गंदी भाषा बोलने वाले ये छोटे लोग हैं, ये धोखे से, छल से, कपट से वहां पर बैठ गए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल गांधी आपके साथ। हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार अपने व्यंग करके पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति पर चर्चा में रहते हैं। राजू निगम जी, आप कॉमेडी भी करते हैं, लेकिन आप देखा गया कि व्यंग्यात्मक जो आप रचनाएं करते हैं, चीज़ें रखते हैं, तो एक अपने व्यंग के माध्यम से जो संदेश देते हैं, उन चीज़ों को आपके पीछे का उद्देश्य क्या रहता है? और जो लगातार इस समय भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री राजस्थान में बोलते हैं कि मेरा दिमाग ठंडा है, ठंडा रहने दो, मेरे अंदर गरम सिंदूर बह रहा है। तो क्या लगता है कि अगर मानव बॉडी में गरम सिंदूर चला जाए तो फिर उसकी स्थिति क्या रहेगी? और इस बयान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप कैसे देखते हैं? क्या है कि सबसे पहले तो देश के जो भी हालात होते हैं जी, और उन पे अपनी बात रखना बड़ा मुश्किल काम है। जी, और ये इस तरीके का मसला है जिसमें सेना का भी मसला जुड़ा हुआ है, सुरक्षा का भी मसला जुड़ा हुआ है, दो देशों का मसला जुड़ा हुआ है, प्लस सरकार का चीज़ों का दबाव भी इतना है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। जैसे ही आपने मुंह खोला आपको गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग ये वो कुछ भी साबित कर दिया जाता है। और हमारे साथ के कई लोगों को देशद्रोह और कौन कौन से चार्जेस लगा दिए गए, किसी का चैनल बंद कर दिया गया। तो ऐसे दौर में लेकिन हमें अपनी बात भी कहनी है। तो हमको फिर अपनी बात कहने के लिए कि जैसे इतना सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद जो सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर से हमारे देश के लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ बोला गया कि सेना को खुली छूट है और दूसरे दिन बाद सेना का हाथ पकड़ लिया। अब ये यार ये कैसी खुली छूट है? तो हम अपने अंदाज में कहते हैं, जी, वो पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग नहीं कि पुष्पा सुनकर, नाम सुन कर के फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। तो मैंने अपने अंदाज में ये बात बोली कि झुकेगा साला, क्योंकि मैं फायर नहीं, सीज फायर है। तो सीज फायर क्या हुआ? उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई। जब प्रधानमंत्री जी के हम भाषण सुनते हैं तो मेरे नज़रिए से बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं। ये क्या तरीका है? मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु मनुष्य हैं, सबके उसमें खून बहता। ब्रह्मांड में एक अकेले आदमी है जिनका गरम सिंदूर बह रहा है। और ये सिंदूर जब बारूद बन जाता, अंदर अगर सिंदूर बह रहा हो, बारूद बन जाए तो सबसे पहले तो वहीं फटेगा। तो ये डायलॉग बाजी है। तो मुझे तो लग रहा है कि इनके जो डायलॉग है, जो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का डायलॉग लिखता था उसी को हायर किया है इन्होंने, तभी तो ऐसे डायलॉग निकलते हैं। जब और साइकिल के पीछे बंदूक की धड़धड़ाहट से बस बच जाती थी बस है ना? वही है। तो ये क्या है कि हमारी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। कल को ये कुछ भी बोल सकते हैं, सिंदूर बोल रहे हैं। कल कोई बोल सकता है हमारे कानों में लटके हुए झुमके झमझमा रहे हैं, हमारे पैरों में बंधी हुई पायल पलपला रही है, हमारे गले में लटका हुआ मंगलसूत्र मंगला रहा है। क्या है यार? ये ताली बजाने के लिए फिल्मों वाले डायलॉग हैं जिसमें पब्लिक कुछ भी सुन लेती है, ताली बजाती तो है। सामने जो पब्लिक थी वो भी ताली बजा रही थी, वो वो भी मोदी ताली मोदी बजाने चिल्ला रही क्यों? थी। हम लोग तो कलाकार लोग हैं ना, हमें तो मालूम है ना कि ताली किन डायलॉग्स में और किस तरीके के प्रेजेंटेशन से और किस तरीके की उससे तालियां बजती हैं, कौन सी गंभीर बातें होती हैं, कौन सी संजीदा बातें होती हैं। तो अब ये जो कुछ भी हुआ, हम बाकी चीज़ों पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पोस्ट सेशन जो है, माहौल बनाने के लिए इस तरीके के डायलॉग बाजी की शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी थोड़ा सा मामला और आगे बढ़ेगा। जैसे कुछ स्टेट्स के चुनाव आएंगे तो ये डायलॉग बाजी और बढ़ेगी, है ना। दूसरों को कहा जाता है कि ये मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए।
ये करनी नहीं चाहिए और खुद ही अपना टोपी और सेना वाली फ़ोटो लगा कर के गली-गली फ़ोटो छपवा कर के घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही मुँह से गोला डाल के यही सब करके आए हैं। हैं? और हर जगह कि सेना का सेना का शौर्य है, सेना की कहीं फ़ोटो ही नहीं है, फ़ोटो इनकी लगी है, सबसे बड़ा सैनिक यही है। तब हम लोग अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से सवाल करते हैं, खड़ा करते हैं ताकि लोग समझें कि किस तरीके से असली मुद्दों को छिपा करके और सेना के पीछे जा कर के छिप जाना, ये सब चल रहा है। अभी रेलवे के टिकट्स में देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर फिर नरेंद्र मोदी के एकदम हेड्स ऑफ करते हुए फोटो लगा दी गई, और जिस प्रकार से कोविड के समय में अपनी फोटो लगा दी गई, हाँ, तो ये इसको लगा कहीं इन भी चीज़ों को लगा कैसे सकते देखते हैं। हैं आप? अभी कुछ नहीं, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाइए रेलवे के टिकट में हुँ, और सर्टिफ़िकेट में। इनका बस चलेगा तो टॉयलेट पेपर में बाथरूम में उसके अंदर भी फ़ोटो चिपका देंगे कि आप वहाँ पर जाओ, जैसे टॉयलेट निकालो तो सबसे पहले इनके दर्शन करो। तो कोई भी पेपर और पंपलेट और जगह, इनको प्रचार से मतलब है। प्रचारजीवी हैं, प्रचार के भूखे लोग हैं। तो बाकी सब दुनियादारी अपनी जगह पे, हमारा प्रचार चलता रहे। पेपर में, होर्डिंग में, रेलवे के टिकट में और जो भी जगह बची होंगी वहाँ पर भी, सब जगह। कल तिरंगा यात्रा सौर सौर तिरंगा यात्रा निकाले थे, तो हमने उनके विधायकों से पूछा भारतीय जनता पार्टी के कि आपकी रगों में क्या बह रहा है, सिंदूर की खून? हुँ, तो लोगों ने कहा खून। हाँ, तो फिर हमने उससे पूछा कि क्या आपकी वैचारिकी तालमेल नहीं खा रही है? हाँ। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपके रगों में क्या है, खून है या फिर जो इस देश के प्रधानमंत्री कह मैं रहे हैं कि ऑर्गेनिक आदमी हूँ और ईश्वर का बनाया हुआ, जैसे ईश्वर ने सबको बनाया है, मैं साधारण तो ईश्वर ने जो बनाया है, हमारे सर पे बाल हैं, है ना? हमारे हाथों में नाखून हैं, रगों में खून है ना? बाकी जो सिस्टम है हमारा वैसे ही है। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर दे के हमने कुछ नहीं बनवाया है कि अंदर का खून निकलवा करके आज तो गरम सिंदूर बह रहा है, कल को कहीं पर माहौल है कुछ ऐसा हो जाए, कहो लस्सी बहलाने लगेंगे। आज 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 हमारे अंदर ठंडी लस्सी बह रही है, किसी दिन कहो गरम चाय बहने लगे, है ना? किसी दिन आज ब्लैक कॉफ़ी बहेगी। तो वो तो उनका मसला, वो कुछ भी कभी भी बहा सकते हैं। आज कुछ नहीं बहने को है तो आज भाइयों बहनों में थोड़ा सा आंसू ही बहाऊंगा, तो आंसू बहा देते हैं। कई बार देखा होगा, आंसू भी बहाए उन्होंने। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, और हम्म। इसके बाद क्या लगता है इसको बिहार चुनाव के समय में इसको बुनाया जाएगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये एक सेना के शौर्य की अप्रतिम क्षमता का प्रदर्शन है, जिसको हम सब भारतीय सैल्यूट करते हैं। निसंदेह जब जब देश पे संकट आया है, उस संकट से लड़ने के लिए, जूझने के लिए हमेशा से हमारी सेना खड़ी रही है। जी। ठीक है? तो सेना को सैल्यूट है। अब सेना को सैल्यूट करके हम किनारे कर दें। अब बचा कौन? अब बची सरकार। सरकार से तो सवाल होते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे सवाल होते हैं। तो इनसे तो सवाल हम करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। ये क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। जैसे तुमने अरे रे रे, चुनाव का ये ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन सिंदूर एक रेस्पेक्टेड चीज़ है। आप इसकी गली-गली में आप अपनी फ़ोटो लगा के क्यों ये कर रहे हैं? तो लोग तो पूछेंगे ना कि कल को चुनाव होंगे, वहाँ पर भी आप फ़ोटो लगाएँगे तो लोग पूछेंगे कि आप इसका फ़ायदा क्यों ले रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने कहा है कि इस देश की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हो सकता है इसलिए मोदी ने अपना फोटो लगवा दिया हो बाद में वर्दी पहन के, क्योंकि वो सेना ही नतमस्तक है और अभी तक शायद उस पर कुछ खासा कार्रवाई भी नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई क्यों होगी? आज तक इतने उनके बहुत सारे टीम के लोगों ने विजय शाह हो गए। क्या-क्या कहा है, पता नहीं क्या-क्या कहा है, क्या-क्या किया है। हम्म। ये तो इन्होंने कहा है, लेकिन कल ही आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, जी। इन्होंने तो कहा है, बीजेपी के एक नेता ने किया है। मंदसौर की बात कर रहे हैं आप? समझे? मोहनलाल धाकड़। तो वही कह रहा है कि इन्होंने तो कहा है, उन्होंने तो किया है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई? कुछ नहीं। तो इनके यहाँ इनकी टीम के जितने भी लोग हैं, पता नहीं क्या-क्या इन्होंने कहा, क्या-क्या किया, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन एफआईआर किसके ऊपर? नेहा सिंह राठौर, जिसने क्या कहा, सवाल पूछा। एफआईआर किसके ऊपर? वो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मेडुसा थी, उसने एक ट्वीट किया था, जी। उसके ऊपर। एफआईआर किसके ऊपर? अशोका यूनिवर्सिटी के वो जो थे अली साहब, क्या लिखा था, क्या बोला था उन्होंने? जबकि उन्होंने तो स्पष्ट किया था अपने ट्वीट में सब कि सेना से मैं सवाल नहीं है। वही कह रहा हूँ, स्पष्ट करने के बाद
तो जो उनके साथ नहीं है वो सब देशद्रोही है, गद्दार है, तुरंत एफआईआर है। और जो इनके साथ में है वो भले हाईवे पे रात में फ़िल्म शूट करे अपनी, है ना? और कुछ भी झूठ बोले और कुछ भी कर्नल सोफिया के बारे में कुछ भी बोले, सेना के बारे में कुछ भी बोले, किसी के बारे में कुछ भी बोले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये पूरा देश देख रहा है। जब इतना खुला-खुला हम स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं कि इन्होंने अपने लोगों को हमेशा, यहाँ बनारस में पिछले साल कांड हुआ था, है ना? तो लड़के भाग गए, महीनों पकड़े नहीं गए, बड़ा दबाव बना तो पकड़े गए, बाद में सब छोड़ भी दिए आईटी गए। सेल के लड़के थे दूसरा बनारस हिंदू दूसरा यूनिवर्सिटी कांड, के। तो इनके लोग ये हो गए और बाकी लोग जो है अंदर है। तो हमारी जो खिलाफत है, हमारी लड़ाई है, वो इसी चीज़ को लेकर के कि देश के लोकतंत्र को ख़त्म करके आप अपनी मुट्ठी में आपके आदमी कुछ भी करें, चलेगा। तो ये कौन सा न्याय हुआ? आपके अपने आदमियों को बचा लिया और दूसरे के किसी छोटी-मोटी चीज़ में अंदर कर दिया। तो ये संघर्ष चल रहा है और आज़ादी का संघर्ष बहुत लंबा चला था। तो जब हम किसी ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जैसे अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस गए थे। कभी आप चंबल में डाकुओं का आतंक था, बड़ा वक्त लगा चंबल को मुक्त कराने में। तो हम अपनी लड़ाई चीज़ें अपने सवालात लगातार करते रहेंगे और इस कुव्यवस्था से अपने प्रदेश को, देश को शीघ्र ही इससे मुक्त कराएंगे। एक हम जो शिकंजे में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो लगातार डीएनए, समाजवादियों का डीएनए बताते रहते थे ब्रजेश पाठक जी। फिर एक दिन समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से उनके डीएनए पर सवाल आ गया कि आपका डीएनए तो सोनागाछी और जीबी रोड से मिलता जुलता है। तो इसके बाद से फिर एक से मामला गरमाया हुआ है और देखा गया है कि लखनऊ में कुछ पोस्टर लगा दिए गए कि वो ब्रजेश पाठक का अपमान नहीं, सारे ब्राह्मण समाज का अपमान होगा। तो इस डीएनए वार जो चल रहा है, इधर ये पोस्टर वार चल रहा है, डीएनए इसको का कैसे देख रहे नहीं, डीएनए का क्या है देखो, कई बार क्या होता है जैसे हॉस्पिटल है, हैं? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं जी। मेन। अब डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारा स्टाफ होता है ना? कुछ मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, कुछ सफाई कर्मचारी होते हैं, कुछ दूसरे स्टाफ होते हैं। तो हर कोई अपने आप को डॉक्टर समझता है वहाँ पे। रेडियोलॉजिस्ट भी अपने को डॉक्टर समझता है। रेडियोलॉजिस्ट भी चलो उसका तो कोई काम है। तो ऐसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपने आप को डॉक्टर समझ लिया है। जो यूरिन टेस्ट करने लायक नहीं है, स्टूल टेस्ट करने लायक नहीं है, वो डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो डीएनए टेस्ट की बात हो रही है तो दूसरे के डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे, उनका डीएनए टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई उनको। क्या है तो दो लोगों में होगा, आप इधर वार करोगे तो फिर इधर से भी जवाब मिलेगा। तो ये सब राजनीति में गिरती हुई जो भाषा का स्तर है, हाँ। निरंतर गिरता जा रहा है। तो इससे आप समाज में क्या संदेश देते हैं? चूँकि लगातार जो नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं पार्टियों के, इनसे लोग बड़ी उम्मीदें लगाए रखते हैं जब ये कुछ बात रखते हैं। तो देखा ये जाता है कि लोगों की एक उम्मीद होती है कि अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो इनको लोग अपना हाँ। आइडल मान लेते हैं। लेकिन अगर वहीं बैठ के माँ-बहन की गालियाँ हो जाएँ, लप्पड़-थप्पड़ हो जाए, चूँकि आजकल स्टूडियो में तो मारपीट भी हो जा रही है। तो उन हाँ। चीज़ों को फिर कैसे देते हो? और हमारा जो समाज देख रहा है, कई लोग हैं जो समाजवादी फॉलोवर हैं, बीएसपी फॉलोवर हैं, बीजेपी के फॉलोवर हैं, फिर उनके ज़हन में क्या जाएगा निचले स्तर तक? तो राजनीति में जो गिरती भाषा है, इस पर आपका क्या कहना है? और इसके भा सुधार के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, सुधार के लिए तो जैसे देखा जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, जी। उनको प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। आज तक उनकी कोई एक टीका टिप्पणी, कोई एक भाषा, कोई अभद्रता आप दिखा दीजिए, आज तक। अगर उन्होंने कभी सामने वाले को जवाब भी दिया है, तो वो कितनी शालीनता से अच्छे शब्दों के चयन से किया है। तो मीडिया के सामने मीडिया ने तमाम क्रॉस क्वेश्चन भी किए, तो भी उनको शालीनता से जवाब दिया है। राहुल गांधी जी, पूरे देश के लोग उनके ऊपर क्या-क्या टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई अभद्रता नहीं की। ये अभद्रता और गंदी भाषा बोलने वाले ये छोटे लोग हैं, ये धोखे से, छल से, कपट से वहाँ पर बैठ गए हैं, लेकिन इनको भाषा के संस्कार नहीं है। अब वहाँ पर बैठ गए तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ भी अभद्रता कर रहे हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनको आदर्श मानना चाहिए और जो इस तरीके से अभद्र भाषा वाले लोग हैं, तो जनता और समाज में क्या मैसेज जाएगा? तो जनता और समाज को ही इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए कि चलो भाई तुम लोग बाहर निकलो, इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो, समाज को खराब कर रहे हो, दूषित कर रहे हो। तो जनता पे भी निर्भर करता है कि इन जैसे लोगों को निकाले और समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों के सुख दुख को समझते हैं, लोगों के साथ
ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपना समय, वक़्त, अपनी चीज़ें त्याग करते हैं जनता के लिए। अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम से सबसे मिलते हैं, है ना? आपके क्षेत्र में भी ऐसे नेता होंगे। जी। तो ऐसे नेताओं को बढ़ावा दें, ऐसे नेताओं को आगे लेकर के आएँ और जो उस तरीके के दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनको किनारे कर दें। मेन स्ट्रीम की मीडिया को लेकर एक टिप्पणी करें। बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी की जाए? बहुत धन्यवाद सर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजू निगम जी, जो लगातार अपने अलग अंदाज में सरकार से, सत्ता से सवाल और जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बचा ही नहीं है। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो न जाने लाखों करोड़ों लोगों के सूचना का आधार है, लेकिन अगर वो अपने स्टूडियो में बैठ के मारपीट करवाएगा, गाली गलौज करवाएगा, जीडी बख्शी ने भी गाली दिया है, तमाम सारे ऐसे लोग हैं, नाम सुनने शुरुआत किया जाएगा तो एक दर्जन से अधिक लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग स्टूडियो में बैठ के गाली गलौज कर चुके हैं। और इस प्रकार जब घटनाएं होती हैं तो उसका जो परिणाम है वो छोटे कार्यकर्ताओं पर, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उन पर भी असर दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।